Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of November 2022. 23 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करने में शर्माया मत करिए। प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट फ्रॉम योर एंड। दूसरी चीज़ जिसको यूपीएससी 2023 में देना है, अगर उसको लगता है कि स्टैटिक पार्ट उसने मिस किया है तो हमारा यूपीएससी का जो स्टैटिक कोर्स चल रहा है वो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, तो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूएसए एंड इंडिया स्टार्टेड आफ्टर मैथ ऑफ द 9/11 अटैक। कह रहा है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूएसए और इंडिया का, जो कि 9/11 के अटैक के बाद स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। दूसरा सवाल कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द थर्ड NMFT कॉन्फ्रेंस 2022 में होस्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, एंड बिफोर इट द फर्स्ट NMFT कॉन्फ्रेंस भी इंडिया द्वारा होस्ट किया गया था। मतलब कि पहला और तीसरा दोनों ही इंडिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं। ये स्टेटमेंट सेकंड है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बहुत इजी है सवाल, इसका आंसर है नन ऑफ द, दोनों ही गलत है। आपको पता है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव इंडिया एंड यूएसए का नहीं है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मतलब कि ये जो स्टार्ट किया गया था ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, और ये इनिशिएटिव था फ्रेंच गवर्नमेंट का। दैट टाइम इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में। तो पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो पेरिस में ही हुआ था, फ्रांस में पेरिस में ही हुआ था। सेकेंड आपका मेलबर्न में हुआ था, और ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है जो कि इंडिया में हो रहा है। ठीक है ना, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नार्को टेस्ट जो होता है उसमें एक ड्रग यूज़ होती है सोडियम पेंटोथॉल। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नार्को टेस्ट में एक सोडियम पेंटोथॉल नाम की ड्रग यूज़ होती है जिसको बॉडी के अंदर डालते ही आदमी जो है वो हिप्नोटिक या सिडेटेड स्टेट में चला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया में नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए पहले आपको उस व्यक्ति का कंसेंट चाहिए होता है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ द फॉलोइंग। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में, इसलिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इंडिया में वो भी चाहिए होता है, यस, इंडिया नीड्स कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, रेजांग पास रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बिटवीन। रेजांग पास किन दो पॉइंट्स के बीच में है? पहला है लद्दाख एंड स्पंगूर लेक, दूसरा है कश्मीर वैली इन लद्दाख, थर्ड है कुल्लू वैली इन स्पीति वैली, एंड फोर्थ है लद्दाख एंड जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द लद्दाख एंड द स्पंगूर लेक। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप में, लेट मी शो यू द मैप एज वेल। So here you can see this is the map of that region। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, this is the स्पंगूर गैप यहाँ पे है, स्पंगूर गैप, ये आपका रेजांगला पास है, एंड दिस इज योर लद्दाख वाला पोर्शन। इधर आपका लद्दाख वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये आपका देखो पेंगोंग सो लेक भी आपको दिख रही होगी, पेंगोंग सो लेक का नॉर्थ बैंक दिख रहा होगा, पेंगोंग सो का साउथ बैंक दिख रहा होगा, देन चुसुल दिख रहा है, यहाँ पे स्पंगूर गैप दिख रहा होगा, देन यहाँ पर आपको रेजांगला दिखता है, और इधर आपका लद्दाख वाला। तो लद्दाख और स्पंगूर गैप के बीच में आपका रेजांगला, और यहाँ पे उसके नीचे रेचिनला, देखिए अनदर गैप इज देयर, रेचिनला, रेजांगला, दोनों ही आपको दिख रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बैटल ऑफ रेजांगला मैंने आपको बताया हुआ था, इंडिया चाइना का बैटल हुआ था इस पॉइंट पे, है ना। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से, मेजर शैतान सिंह का नाम भी मैंने आपको बताया था, शैतान सिंह का नाम है ना, तो जिनको कि परमवीर चक्र भी दिया गया था। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज रिलेटेड टू दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो क्वेश्चंस के बाद अब आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के जो शॉर्ट टेन्योर 2004 के बाद से देखने को मिले हैं उसके ऊपर काफ़ी हड़काया गया है इस बार यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब कि 5 कम से कम जजेस उसमें बैठे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ, और उन्होंने कहा है कि 2004 के बाद से मेरे को देखने में आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका टेन्योर बिल्कुल घटता जा रहा है। अगर आप
कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन अगर आप जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर रखा गया है, अगर आप देखें उसको तो वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है, 6 और 65 ईयर्स है ना। जब टेन्योर की बात चलती है तो 6 और 65 चलता है, यानी कम से कम 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए। तो इन्होंने कहा कि ये देखने में आया है कि जो एम्प्लॉय मतलब जिन लोगों को सेंटर चुन रही है, जिन लोगों को चुना जा रहा है फॉर बीइंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिल्कुल अपने ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन या 200 दिन या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 दिन ही अपना उनका टेन्योर बचता है, यानी उतने दिन ही वो रह पाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट द जस्टिस के एम जोसेफ हैज़ ऑब्जर्व। देखो लिखा है, द गवर्नमेंट नो दैट दीज पर्सनस वुड नेवर गेट एनीवेयर क्लोज टू 6 ईयर्स, मतलब कि ये ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जानबूझ करके जो ऑलरेडी इनको पता है कि 6 साल तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने टेन्योर में। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो सेक्शन 4 है 1991 के एक्ट का, 1991 का एक्ट कौन सा है, द 1991 एक्ट इज द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991। तो वो 1991 में आया था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1989 तक तो पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, फिर 89 में 2 कर दिए गए, फिर उसको 91 में हटाया गया, फिर 93 में दोबारा 2 कर दिए गए, 1+2 कर दिया गया है ना। तो 1+2 अभी भी 1+2 ही चल रहा है ना। 2 एक्स्ट्रा लाए गए थे बाद में, लेकिन पहले उसको हटाया गया, फिर बाद में दोबारा 93 में लाया गया। तो 89 में चेंज किया, फिर 91 में चेंज किया, फिर 93 में चेंज किया, इस तरीके से किया गया था, है ना। और सेक्शन 4 अगर आप 1991 के एक्ट का पढ़ें तो वो कहता है कि जो टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रहेगा इस 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत बनाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इसको जो प्रोटेक्शन दी गई, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को एटलीस्ट, एंड इनको भी रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगती है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज़ बीइंग फॉलोड फॉर रिमूविंग देम, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट ये ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि इनको उसी मैनर में आप रिमूव कर सकते हो जैसे आप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हो। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आप रिमूव करते हो इम्पीचमेंट के थ्रू, तो इनको भी आप किसके थ्रू रिमूव करोगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीचमेंट के थ्रू। तो आर्टिकल 324 जब आप पढ़ोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है कि इट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम फिक्स, मतलब जितना प्रेसिडेंट फिक्स करेगा उतने ही इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा दिया गया है संविधान में। संविधान में कोई नंबर नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड ऐसे नंबर होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स के जैसा प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1989 तक एक ही था, फिर 1989 तक एक ही था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद 89 में उसको चेंज करके दो और मेंबर लाए गए, फिर उसके बाद 91 में उसको हटा दिया गया, फिर 93 में फिर से 2 ला दिए गए, तो 1+2 हो गया कुल मिला करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखो तो इलेक्शन कमिश्नर का पहला फैक्ट हमने देख लिया। दूसरा मैं आपको बताऊँ, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपको पता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स, मतलब कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो दूसरे 2 इलेक्शन, ऐसा नहीं कि उनकी पावर कम है, उनकी पावर इक्वल है। मैं एक जगह बताऊंगा उनकी पावर कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। एंड दे रिसीव इक्वल सैलरी एंड अलाउंसेज एंड प्री रिक्विजिट विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनके जो सिमिलर सैलरी ये सब भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही इनको दिए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कैग का भी पूरा सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही चलता है, सब कैग का भी जो भी पूरा काम है वो सुप्रीम कोर्ट के जज इनके जैसा ही चलता रहता है। तो कैग का भी याद रखना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी याद रखना। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इलेक्शन कमिश्नर को, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए आपको सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड यूज़ करने पड़ेंगे एज जज ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि आपको इम्पीचमेंट की प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी क्वालिफिकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने का। ये एक इशू है जो कि अभी भी है कि
कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया है टू द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी मेंशन नहीं किया है कि क्या टर्म्स होना चाहिए फॉर द मेंबर ऑफ चीफ इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन का क्या टर्म्स ऑफ होना, स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट, मतलब उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, ये सब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी इनको डिबार नहीं किया है कि रिटायरिंग जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो फर्दर अपॉइंटमेंट पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इस कारण से भी कई बार फेयर एंड फेवर में काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अभी जो पॉइंट उठाया है वो शॉर्ट टेन्योर्स का उठाया है, बट आई होप आपको और कुछ समझ में आ गया होगा जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट सेट टू ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको बता दूं कि जो ट्रेड पैक्ट होना था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने रेटिफाई कर दिया है। इट वाज रेटिफाइड बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे एंड इट विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेनी इंडियन बिजनेसेस एंड सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के साथ क्या साइन कर लिया है अब, ट्रेड पैक्ट। इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द ट्रेड पैक्ट इज ECTA। लिख लो आप लोग को, यूपीएससी पूछता है, जैसे यूरोप के साथ पूछता रहता है कई बार, एक बार मतलब अलग अलग नाम है, जैसे किसी का CPA है, किसी के साथ हमारा BECA है, किसी के साथ हमारा लेमोआ है ना। इसके साथ याद रखेगा ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि रिसेंटली इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ECTA साइन किया है, तो ये आपका कौन सा है? दिस इज़ योर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया ने इसको रेटिफाई किया ट्यूसडे को, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने। और हालांकि पिछली गवर्नमेंट के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया। एंड इस एग्रीमेंट के कारण काफ़ी जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहे इंडिया में सेट करना चाहे अगर कोई फॉरेन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस है, या हमारे वाले कहीं ऑस्ट्रेलिया में ओपन करना चाहे, तो बहुत सारे वेंचर्स खुल सकते हैं एंड जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा होंगे। ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड बाय दिस एंड दैट, है ना। तो काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी ओपन होंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वॉज किल्ड बाय गुट्टी कोया ट्राइबल्स इन तेलंगाना। तो सबसे पहले बात तो गुट्टी कोया ट्राइबल्स अगर आपसे पूछे कहाँ पे हैं, तो ये तेलंगाना के हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कि एक हमारे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है, जिनको रेंज ऑफिसर रेंजर बोलते हैं, तो उनको इस तरीके से बेदर्दी से मार दिया गया। तो दिस वॉज अ वेरी बैड थिंग दैट इज हैपेंड। अच्छा, यहाँ पे एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो देख लीजिए, पोडू लैंड। पोडू लैंड का मतलब है इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। याद रखिएगा, ऐसा लैंड जिसमें इंक्रोचमेंट हो रखा है, फॉरेस्ट का लैंड, ऐसा फॉरेस्ट लैंड जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रखा है। तो पोडू लैंड इज एक्चुअली इंक्रोचमेंट्स ऑन द फॉरेस्ट लैंड, मतलब जो ऐसा फॉरेस्ट लैंड जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रखा है। तो पोडू लैंड इज द इंक्रोचमेंट्स ऑन द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है ना। ये बात कहाँ पर है? तो एर्रा बोडू फॉरेस्ट, जो कि आपका तेलंगाना में है, एर्रा बोडू फॉरेस्ट। याद रखिएगा, एर्रा बोडू फॉरेस्ट इन द तेलंगाना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 400th बर्थ एनिवर्सरी लचित बोरफुकान। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लचित बोरफुकान जी का जन्म आपका लचित बोरफुकान जी का जन्म जो है वो 1622 में हुआ था, 1622 में हुआ था। याद रखिएगा, 1671 में एक बैटल हुआ था जो कि मुग़ल आर्मी जिसको राम सिंह लीड कर रहे थे, और लचित बोरफुकान जो कि होम्स को लीड कर रहे थे। तो बैटल ऑफ सराई घाट 1671, बैटल ऑफ सराई घाट बहुत फेमस है जो कि हुआ था। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये आप याद रखेंगे ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, द इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, हालांकि ऑथर ने कहा देखो कई कंट्रीज कोशिश करती रही कि इंडिया उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, है ना, इंडिया लाइन टो करे, मतलब कि यूएसए ने स्टार्टिंग में वो किया इंडिया को कि भैया हमारे पास आ जाओ,
कई बार हमने देखा रशिया ने भी वो किया होगा कि इंडिया उसके पास, लेकिन इंडिया हैज़ अ वेरी यूनिक हिस्ट्री एंड इंडिया हैज़ बीन वेरी यूनिक इन इट्स ग्रुपिंग्स एज वेल। इंडिया खुद को अपना एक पोल कंसिडर करता है आज भी, अगर देखो पहले भी अगर देखते तो पहले भी अपने आप को एक पोल कंसिडर करता था। इनफैक्ट जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद 1955 में, आप सबको पता है कि 1955 में बैंडन कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद 1961 में नाम का फॉर्मेशन होता है। तो ये चाहे बैंडन कॉन्फ्रेंस हो चाहे 1961 हो, इंडिया का जो स्टैंड था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया ने तब भी अपने आप को एक पोल ही कंसिडर किया था ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो एटलीस्ट उस समय की जो लेटेस्टली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनके तो खुद को पोल ही कंसिडर किया। एंड इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेक साइड्स विद एनी अदर कंट्री। इंडिया ने हमेशा रिफ्यूज़ ही किया है कि किसी दूसरे कंट्री का साइड इस तरीके से ऐसे नहीं लेना है, ठीक है ना। एंड एट दिस ईयर जब इंडिया G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी ले रहा है, जब इंडिया SCO की प्रेसिडेंसी ले रहा है, विच आर वन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग्स इन प्रेजेंट सिनारियो, तो आप कह सकते हैं कि यस इंडिया कैन बी कॉल्ड अ पोल, है ना। तो इंडिया अपने आप में एक साइड है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि एक S जयशंकर सर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनसे कहा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा वाई आर यू सिटिंग ऑन द फेंस। एक शब्द याद रखना, ये शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। ऑन द फेंस मतलब आप क्या कर रहे हो, बॉर्डर में बैठे हुए हो, ना इधर के हो रहे हो ना इधर के हो रहे हो, मतलब आप न्यूट्रल एक जो स्टैंड है वो लेकर के, जैसे कई बार हमको कहा भी जाता है कि आप न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी का मतलब इनएक्शन है इंडिया की ना। कई लोग कहते हैं ब्लेम करते हैं इंडिया को कि भैया इंडिया हमेशा न्यूट्रलिटी, नाम की न्यूट्रलिटी के अंदर छुप जाता है और अपने आप इनएक्शन। तो यहाँ पे S जयशंकर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि फॉर यू इट इज़ सिटिंग ऑन द फेंस। क्या बोला था उन्होंने, सुनना मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था फॉर यू आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, फॉर मी आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड, आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड। मतलब कि हो सकता है आपके व्यू पॉइंट से मैं फेंस में बैठा हूँ या न्यूट्रल हूँ या बीच में हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा ग्राउंड है, जो मेरा मन है, ठीक है ना। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि ये दिखाता क्या है कि भैया हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी एक को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि रशिया गलत है या यूक्रेन सही है या यूक्रेन गलत है रशिया सही है। हमको जो मन होगा, हमारा फ़ायदा कहाँ से है, हमारा फ़ायदा है रशिया से ऑयल लेने में, हम वो लेंगे। हमारा फ़ायदा है रशिया के साथ रुपीज़ में डील करने में, हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट इंडिया एज अ पोल मीन्स, है ना, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इंडिया की ऑलरेडी, इंडिया क्यों एक पोल बनने लायक है, तो अगर आप देखो तो इंडिया की जो सिविलाइजेशनल सेंस है इट इज़ लार्जर देन लाइफ। तो सिविलाइजेशनल सेंस में इंडिया इज़ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी, मतलब आप देखो तो बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसका। इसके बाद नाम या नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था उसमें इंडिया का रोल देखो आप, तो दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड फॉर अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यूनिक फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, इसीलिए, ठीक है ना। एंड मॉडर्न डे इंडिया भी अगर आप देखो तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ रिलेशंस इन द इंटरनेशनल एरिना। अगर आप देखें तो आज भी इंडिया बहुत सारे रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। एंड इंडिया इज़ नॉट अलाइन टू एनी पोल, नॉट अलाइन टू एनी फिलॉसफी। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो इंडिया तुरंत उसको मानने लगता है। हाँ, कुछ इवेंट्स में ऐसा होता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में इंडिया जो है वो अपने व्यू पॉइंट, अपने जो उसका खुद का बेनिफिट जिसमें होगा उसी की तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज न्यूट्रलिटी और इनएक्शन। कई लोग इसको मिस करते हैं, उसको लगता है कि ये इनएक्शन है, ये न्यूट्रलिटी है, बट दिस इज नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी बट एबिलिटी टू टेक अ पोजिशन ऑन अ गिवन इशू ऑन केस बाय केस बेसिस। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हम केस बाय केस बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि हमको क्या स्टैंड लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टैंड लेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। एंड अब यहाँ पे ऑथर ने देखो बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बताया कि क्या एलिमेंट है इंडिया बीइंग अ पोल के, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज आइडिया ऑफ बीइंग अ पोल। तो सबसे पहला ऑथर ने कहा कि पहला आइडिया तो ये है कि इंडिया डज बिलीव दैट इट हैज़ स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी इन साउथ एशिया
वेयर इट हैज़ अ नेचुरल क्लेम टू प्राइमेसी। ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया की जो लोकेशन है साउथ एशिया में बहुत प्राइम है, सुप्रीम है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं पूरे इस रीजन को, एंड इंडिया बिलीव करता है कि इट हैज़ अ नेचुरल क्लेम टू द प्राइमेसी। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट इट डिस्करेजेस इंटरफेरेंस बाय अदर पावर्स इन दैट स्पेस। दूसरा तो ये डिस्करेज करता है, दूसरे इंटरफेरेंस नहीं होने देता है दूसरे पावर्स का, तो दैट इज अनदर थिंग विच सेज यस इंडिया इज अ पोल इन इटसेल्फ। थर्ड, अगर आप देखो तो इट ऑफन टेंड्स टू स्पीक फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। जैसे कि आप साउथ एशिया रीजन में देख लो, या नाम जब हुआ था, चाहे ग्लोबल साउथ की बात चल रही हो, तो इंडिया ने कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल करके, उनके कंधे से कंधे मिला करके बात की है, उनके बेनिफिट के लिए बात की है। ठीक है ना। एंड फोर्थ, अगर आप देखो तो इट ऑल्सो वेलकम्स द रूल ऑफ लॉ इन द रीजनल ऑर्डर। रीजनल ऑर्डर में भी रूल ऑफ लॉ को इसने प्रमोट किया है, एंड इंडिया का हमेशा फोकस ये रहा है कि वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे टू द अदर नेशंस विच आर देयर, है ना। रूल ऑफ लॉ तो प्रोवाइड करे ही करे, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, एंड एक कॉमन गुड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब रूल सेटर नहीं बनता है, रादर दैन कॉमन गुड्स का प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया। तो दीज आर द थिंग्स विच सेज कि यस दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडर, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पोल। ठीक है ना। एंड अगर आप रिसेंटली देखें इंडिया का यूक्रेन और इसके में जो व्यू पॉइंट रहा है, नेटो के में व्यू पॉइंट रहा है, जो अगर आप देखें इंडिया ने अपनी मर्जी से जब जो क्वाड ज्वाइन करना चाहा क्वाड किया, एससीओ ज्वाइन करना चाहा एससीओ किया। अब दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों ही का मेंबर इंडिया है, तो ये टेंड करता है कि इंडिया जो है अपने इंटरेस्ट को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब उसमें सजग है और अपने इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज में रख सकता है। सो इंडिया इज़ अ वेरी पिवटल पावर, चाहे इंडो पैसिफिक की हम बात करें, चाहे इंडियन ओशन रीजन की बात करें, तो इंडिया इज़ अ वेरी पिवटल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पावर, एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप चाहती हैं, है ना। रादर दैन बीइंग अ चीयर लीडर, इंडिया वांट्स टू बी देयर पार्टनर, इक्वल पार्टनर, है ना। तो इंडिया डज नॉट वांट टू बी अ चीयर लीडर, रादर दैन दैट इंडिया वांट्स टू बी अ इक्वल पार्टनर इन दैट। सेकेंड आर्टिकल है थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनागढ़ी। अब यहाँ पे बात चल रही है पंचामृत गोल्स की, कार्बन न्यूट्रलिटी की। तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि भैया हमने पंचामृत रेजोल्यूशन ली है, जिसमें से एक रेजोल्यूशन हमने COP26 ग्लासगो में ये भी लिया कि हमने कहा कि 2070 तक हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। तब चलो कार्बन न्यूट्रल की बात चल रही है तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं जो ऑथर ने यहाँ पे बताया है। ऑथर ने सबसे पहले तो एक कहा है कि देखो जैसे ही आपको कार्बन न्यूट्रलिटी अगर चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोकल एक्शन प्लान्स बनाएं। ऑथर का जो सजेशन है लिख लो आप लोग, ये GS3 में आपका आर्टिकल काम आएगा। ऑथर ने सजेशन दिया कि लोकल एक्शन प्लान्स बनाए फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, फॉर अटेनिंग कार्बन न्यूट्रलिटी व्हाट यू नीड इज अ लोकल एक्शन प्लान। दूसरी चीज़ आपको इसमें लिखनी है कि यू शुड, मतलब ऑथर का सजेशन ये है कि इन्वॉल्व मोर एंड मोर द लोकल कम्युनिटीज, इन्वॉल्व मोर एंड मोर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स एंड ऑल। क्यों? बिकॉज दे आर मोर क्लोजर टू पीपल, दे आर मोर क्लोजर टू द पीपल, जो फाइनल एंड पीपल है उनके साथ क्लोज है। एंड अगर हम पूरे सिस्टम को ब्रेक करें छोटे छोटे सिस्टम में, तो इन छोटे छोटे सिस्टम्स को देखने वाले तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ही लोग हैं ना। तो अल्टीमेटली अनटिल एंड अनलेस आप अपने लोकल एरिया को साफ नहीं रखते हो, अनटिल एंड अनलेस आप अपने लोकल एरिया पे इस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन नहीं करते हो, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम में कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच द ऑथर सेज कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोकल लोगों को आप लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की तरफ उनको ज़्यादा रोल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पंचायत क्रूशियल रोल नहीं प्ले कर रही है, बट दे कैन स्टिल प्ले अ मोर इफेक्टिव रोल इन मैनेजिंग द क्लाइमेट रिस्क्स। अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर रोल क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करने में, मिटिगेट करने में या अडेप्टेशन के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं वो प्ले कर सकती हैं। ठीक है ना। तो इनको इन्वॉल्व करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। अब यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी भी ऑथर ने यहाँ पे दी है, और वो केस स्टडी है रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकल सेल्फ बॉडी, जिसका नाम है आपका मीनागढ़ी। ठीक है ना। याद रखिएगा मीनागढ़ी इज़ अ प्लेस, मीनागढ़ी इज़ अ ग्राम पंचायत इन केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखिए मीनानगढ़ी कहाँ पर है, तो मीनानगढ़ी इज़ अ ग्राम पंचायत इन केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट एंड इट सर्व्स एज अ मॉडल टू एम्यूलेट, मतलब इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंपेन्स चले यहाँ पे, बहुत सारी स्टडीज़ चली, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट किया गया था शुरुआत में पहले
ग्रीन हाउस गैस के रिगार्डिंग लोगों को बताया गया। पंचायत को ये समझ में आया कि वो कार्बन पॉजिटिव है, तो वहाँ पे एक एक्शन प्लान चलाया गया बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा मीटिंग्स। अब देखो कैसे उन्होंने काम किया, ग्राम सभा मीटिंग्स किए, सोशो इकोनॉमिक सर्वेस किए, एनर्जी यूज़ का मैपिंग किया, मतलब कि किस तरीके से वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसको पूरा मैप किया। फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है, उसको इन्वॉल्व किया। उनके बाद इन्वॉल्व करने के बाद कोशिश की कि एमिशन को कम किया जाए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाए, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए। इसके अलावा ट्री बैंकिंग, मतलब कि ट्री प्लांटेशन के लिए वहाँ पे पैसे दिए गए, लोन दिए गए, छोटे छोटे अमाउंट के लोन दिए गए, जबकि वहाँ पे ट्री बैंकिंग जिसको बोलते हैं, एंड कार्बन न्यूट्रल एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया गया, ट्री बैंकिंग की गई। बहुत सारे नए ट्रीज़ उनको प्लांट किया गया, जियो टैगिंग की गई, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया गया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, टेक्निकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, सबको इंक्लूड किया गया। और उसके बाद 5 साल के बाद अभी अगर आप देखो तो वहाँ बिल्कुल इम्प्रूव्ड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल ऑथर ने पल्ली ग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर का दिया, जो कि अभी कार्बन न्यूट्रल हुआ है रिसेंटली, है ना। एंड द पंचायत हैज प्रिपेयर्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान वेयर विलेजर्स हैव बीन मेड अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फैक्टर्स सच एज रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, कटिंग डाउन ऑन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यूज ऑफ सोलार एनर्जी, अबैंडनिंग प्लास्टिक्स एंड ऑल। अब आप देखो पल्ली ग्राम पंचायत को जब आप देखो जम्मू कश्मीर में, तो कितना ज़्यादा काम उन्होंने किया, बायोगैस प्लांट उन्होंने बनाया, सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, एंड यहाँ पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2022-23 का भी प्रिपेयर किया गया है, जो कि एक क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीचेवाल ग्राम पंचायत है, द काली बीन रिवर वॉज रिजुविनेटेड बाय द पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। तो सीचेवाल ग्राम पंचायत में जो काली बीन नदी है उसको रिजुविनेट किया गया बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो आई होप यू रिमेंबर दिस केस स्टडीज़। तो सीचेवाल मॉडल इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, सीचेवाल मॉडल इज़ वेरी फेमस, ठीक है ना। एंड सीचेवाल का मॉडल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीचेवाल मॉडल इज़ वेरी फेमस मॉडल फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे सीचेवाल ना जो जगह है आपकी, सीचेवाल जो प्लेस है वो आपका कहाँ पे आता है, दैट इज़ द प्लेस इन पंजाब, याद रखिएगा। सीचेवाल कहाँ पर आता है, दैट इज़ अ प्लेस इन पंजाब, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और इसके अलावा दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर देयर। देन ओडनथुरई पंचायत है तमिलनाडु में, जिसकी खुद की विंड मिल है। ओडनथुरई पंचायत है तमिलनाडु में, जिसकी खुद की विंड मिल है। जन टिकेकरवादी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, विच इज़ वेल नोन फॉर द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ बायोगैस प्लांट। तो टिकेकरवादी ग्राम पंचायत जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, दैट इज़ हैविंग इट्स ओन एक्सटेंसिव बायोगैस प्लांट। देन आपका छप्पर पाडवू ग्राम पंचायत है। छप्पर पाडवू ग्राम पंचायत कहाँ पर है, केरला में है। सेवरल ग्रीन आइलैंड्स हैव बीन देयर नर्चर्ड बाय द कम्युनिटी, ग्रीन आइलैंड्स इन छप्पर पाडवू ग्राम पंचायत केरला। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लेना, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फोकस किया है फॉर इट्स अटेंशन ऑन लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन अ थीमेटिक बेसिस, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन विलेज जिसको आइडेंटिफाई किया गया एज द 5th थीम, वेयर पंचायत कैन टेक अप एक्टिविटीज ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फोकस किया है एंड उसने एक थीम दी है, 5वीं थीम है क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो पंचायत है वो एक्टिविटीज़ लें ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़, ठीक है ना। एंड उसमें लगभग आई थिंक 1,09,135 ग्राम पंचायत से जिनको प्रायोरिटाइज किया गया है फॉर क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस एंड ऑल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप यू विल रिमेंबर दैट, आप इनको याद रखिएगा। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी ये किया जा सकता है और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके भी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। RBI इज कंसर्न ऑन स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। अब यहाँ पे RBI का जो कंसर्न चल रहा है वो चल रहा है कि भैया क्रेडिट ग्रोथ मतलब डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, लैकिंग डिपॉजिट ग्रोथ। देखो 2 तरीके की ग्रोथ होती है, एक तो डिपॉजिट ग्रोथ और दूसरा क्रेडिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब कि बैंक में पैसा डालने वाले लोगों का पैसा कम हो रहा है। भैया जब कम पैसा डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के पास पैसा रहेगा नहीं जिसको वो लोन में घुमा सकें, है ना। तो दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत रहती है, डिपॉजिट ग्रोथ की भी और क्रेडिट ग्रोथ की भी। तो यहाँ पे RBI की रिपोर्ट में ये आया कि क्रेडिट ग्रोथ तो देखो बढ़ रहा है, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ता जा रहा है, डिमांड फॉर क्रेडिट इज इंक्रीजिंग,
बट डिपॉजिट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बीच में इतना स्लो डाउन हुआ, लोगों के पास भैया लिक्विडिटी एसेट्स में पैसा बचा नहीं। कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बहुत पैसा निकाला भी, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ बंद चल रहा था, तो उनको पैसा निकाल करके कैश में अपने घर में रखना था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ तो हो रहा है, मतलब लोग मांग तो रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ, लेकिन जो लैग हो रहा है वो डिपॉजिट ग्रोथ में हो रहा है। जब तक डिपॉजिट ग्रोथ में लैग रहेगा, सेविंग्स में लैग रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा घूमेगा नहीं। तो दिस इज़ द थिंग, तो यहाँ पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसी के ऊपर विचार विमर्श चल रहा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 16 नवंबर को, याद रखिएगा 16 नवंबर लिख लीजिए आप लोग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द इंडियन एयरफोर्स to consider the grant of pensionary benefits to 32 short service commission women officers। तो ऐसी 32 महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन की जिन्होंने अपने 20 साल का टेन्योर पूरा किया था फ्रॉम द टाइम दे वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स, तो इनको हु फॉट फॉर एंड अभी पिछले 12 साल से लड़ भी रही हैं वो अपने उसके लिए इक्वल राइट्स के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दिया है, यूजिंग इट्स पावर ऑफ आर्टिकल 142, मतलब कि फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस दे कैन पास डिक्री एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे उसी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था सर्विस बिटवीन 93 to 98, उनको एक्सटेंशन दिया गया था 6 and 4 years का, एंड दे वर रिलीज्ड फ्रॉम सर्विस बिटवीन 6 and 9, 2006-2009, मतलब कि लगभग उन्होंने अपने 10 साल का पूरा टेन्योर 15 साल का 14 साल का पूरा टेन्योर किया। 93 से इंक्लूड किया गया था जब उनको 2069 तक, मतलब 16 साल का टेन्योर पूरा किया और शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो ये करने के बाद अब उनको पेंशन राइट्स, पेंशनरी बेनिफिट्स देने के लिए यहाँ पे 32 ऐसी वुमेन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड याद रखिएगा कि नेवी और IAF यानी कि नेवी और एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन वुमेन का जो था वो पहले से स्टार्ट हो गया था, आर्मी में बाद में हुआ। और ये केस इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है बबीता पूनिया केस 2020 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया दैट वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी टू बी ग्रांटेड द परमानेंट कमीशन। तो आर्मी के लिए तो अभी जस्ट केस हुआ था बबीता पूनिया केस 2020 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन को भी आप, वुमेन ऑफिसर्स को आर्मी में परमानेंट कमीशन ग्रांट करिए, एज वेल एज कमांड पोस्टिंग्स आप उनको दीजिए अदर देन कॉम्बैट के अलावा बाकी सारी कमांड पोस्टिंग्स आप उनको प्रोवाइड कीजिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और केस था जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्मी की सेलेक्टिव एवल्यूशन प्रोसेस डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड द वुमेन ऑफिसर्स सीकिंग परमानेंट कमीशन, जिसमें कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि भैया आर्मी का जो सेलेक्टिव एवल्यूशन प्रोसेस है काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करता है एंड वुमेन के अगेंस्ट, और उनको परमानेंट कमीशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है IAF के रिगार्डिंग, जो ऑफिसर्स जिन्होंने ज्वाइन किया था 93-98 में, उनको एक्सटेंशन भी दिया गया था 6 और 4 साल का सक्सेसिवली, और उनको 6 और 9 में रिलीज़ किया गया था। तो इनको अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रांट द पेंशनरी बेनिफिट्स टू दीज ऑफिसर्स, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अच्छा, एक्चुअली एक न्यूज़ शायद पीछे की छूट गई है। यस, दिस वाज द न्यूज़। तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु को अपनी पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल गई है, गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली डिक्लेयर किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया किसको, याद रखिएगा, अरित्तपत्ती एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस को इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो अरित्तपत्ती एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसमें डिक्लेयर किया है। देखो UPSC आपसे वैसे मेरे हिसाब से ये साइट्स ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है ना। तो इसका कुछ बेसिक क्लॉज जो पूरे नेशन के लिए सेम है वो पूछ सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहले हम अरित्तपत्ती की बात करें तो अरित्तपत्ती एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। इसका काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। लगभग 250 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। कुछ रैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे लगार फैल्कन हो गया, आपका शाहीन फैल्कन हो गया एंड बोनेली ईगल हो गया। तो लगार फैल्कन, शाहीन फैल्कन एंड बोनेली ईगल, ये तीनों रैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा होम टू वाइल्ड लाइफ सच एज इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लोरीस एंड पाइथन, तीनों यहाँ पाए जाते हैं। इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लोरीस एंड पाइथन यहाँ पे पाया जाता है। देन इसके अलावा ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा रखता है। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक कट टेम्पल हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं, जैन बेड्स हैं, दे आर ऑल देयर लोकेटेड हेयर, ठीक है ना, अरित्तपत्ति। और इनके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इनको बायोलॉजिकल या आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता था कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत जो सेक्शन 37 है वो कहता है स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज, क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे क्या, एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अंडर दिस एक्ट। तो 2002 एक्ट बायोडाइवर्सिटी का जो था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वो बोलता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में, और उसको करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखेगा, ये फैक्ट मुझे आपको बताने थे। दूसरी जो साइट है वो है मीनाक्षीपुरम, याद रखिएगा, मीनाक्षीपुरम विलेज, मदुरई डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, जो आगे की न्यूज़ आइटम है यहाँ पे बात चल रही है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स लैग्स, सेंटर ब्लेम्स इट ऑन द स्टेट्स। तो यहाँ पे आप सबको पता है एक प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का जिसका नाम है उन्नति, प्रोजेक्ट उन्नति क्यों लाया गया था, इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनरेगा, डिपेंडेंस ऑन मनरेगा खत्म करने के लिए। देखो मनरेगा अगर आप देखो तो मनरेगा में जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो किए गए अनस्किल्ड एडल्ट, याद रखिएगा, उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए ना, किसको नौकरी मिलती है मनरेगा में, काम किसको मिलता है 100 दिन का, अनस्किल्ड एडल्ट्स को मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब क्लियरली यहाँ पे अनस्किल्ड लोगों को, एडल्ट जो रहते हैं उनको दिया जाता है रूरल एरियाज। 3 कीवर्ड है, रूरल एरियाज के अनस्किल्ड एडल्ट्स हैं। अब इनके ऊपर डिपेंडेंस ना रहे मनरेगा की इनके ऊपर ज़्यादा, तो इसको अनस्किल्ड को स्किल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट उन्नति, जिसका काम ये था कि मनरेगा के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। और कैसे कम होगी, जब हम अनस्किल्ड को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल करेंगे। तो इसका ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स देखने को मिला। यहाँ पे एक ऑथर का कहना है कि बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है। हालांकि प्रोजेक्ट उन्नति को 2022 तक खत्म होना था, उसका टारगेट था कि 2 लाख कम से कम ऐसे एडल्ट्स को हम स्किल प्रोवाइड करें, लेकिन केवल 25,000 को ही स्किल प्रोवाइड कर पाए हैं, है ना, उन्नति के अंतर्गत। तो ये इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो इसका एम ये था कि स्किल बेस बढ़ाया जाए और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेन किया जाए, स्किल प्रोवाइड किया जाए। एम ये था कि टू ट्रेन 1 एडल्ट मेंबर फ्रॉम 18 टू 45 ग्रुप, 18 से 45 ग्रुप के एक एडल्ट को ऑफ अ हाउस होल्ड दैट हैज़ कंप्लीटेड 100 डेज ऑफ वर्क अंडर मनरेगा, एक ऐसे हाउस होल्ड का जिसने 100 दिन मनरेगा के अंदर काम कर लिया है, 18 से 45 एज ग्रुप का एक एडल्ट को उनके यहाँ से ट्रेन किया जाए फॉर स्किल्ड वर्क, ठीक है ना। So that is the thing which is important. So under the project, the selected candidates are skilled using 3 established training programs. अलग से 3 established programs है उनके अंतर्गत ट्रेन किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI एंड कृषि विज्ञान केंद्र, 3 ये प्रोग्राम्स है जिनके अंतर्गत किया जाता है। द ग्रामीण कौशल योजना इस प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम, ये भी आपको बता दूं कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो अपने आप में एक प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम है, जिसमें 70% जो ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं उनको कंपल्सरीली एम्प्लॉय करना पड़ेगा, मिनिमम सैलरी 6,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। और इंडिया UAE ने भी रिसेंटली, आपको पता है कि एक CEPA साइन किया हुआ है ऑलरेडी। इंडिया और UAE ने क्या साइन किया था, CEPA ऑलरेडी साइन किया हुआ है। तो ये भी याद रखेगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इंडिया और UAE ने साइन कर लिया है, तो ये आप याद रखिएगा। और इंडिया UAE आर निगोशिएटिंग विद द फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन नाउ, और ये दोनों फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अंडर I2U2। I2U2 आपको पता है कि इंडिया और इजराइल है, और इसके अलावा US और UAE है। तो इंडिया, इजराइल, US, UAE, ये भी दूसरा एक ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के ही पर्पस से बनाया गया है, मतलब उसी की लाइन में बनाया गया है। 4 कंट्रीज़ हैं, और अब यहाँ पे इंडिया UAE बात चल रही है फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के। याद रखिएगा UAE की तरफ से ADQ,
याद रखिएगा यूएई की तरफ से एडीक्यू, एडीक्यू क्या है, एक्टिव इन्वेस्टर एंड अ सॉवरेन वेल्थ फंड लोकेटेड इन अबू धाबी। अबू धाबी में लोकेटेड एक सॉवरेन वेल्थ फंड है एडीक्यू, इट्स एन एक्टिव इन्वेस्टर एज वेल, जो कि बातचीत कर रहा है रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड ऑल। और याद रखिएगा सीईपी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने यूएई के साथ साइन किया है फरवरी 2022 में, जो कि फोर्स में मई 2022 से आ गया है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने अनवील किया रशिया का आर्कटिक पावर विद द लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। तो एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जिसका नाम है यकूतिया, याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर यकूतिया, जिसको कि रशिया ने अभी लॉन्च किया है एंड सेंट पीटर्सबर्ग में भी। तो ये उनकी आर्कटिक पावर को शोकेस करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एयर इंडिया सबसे ज़्यादा पंक्चुअल स्लॉट में रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स। डीजीसीए की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया सबसे पंक्चुअल थी फॉर द टाइम स्लॉट्स, 88% पंक्चुअल थी, 88%. So that is the thing. So this is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.